नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल दी कपल ऑफ चंबल में। आज मैं कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। आज मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। असल में 2 दिन पहले मैं गई थी एक मूवी देखने, समझ गए होंगे आप सब, हाँ, कश्मीरी फाइल्स। इसी मूवी को देखने में गई थी और इस मूवी के जो आखिर के 10-15 मिनट थे उन्होंने मुझे अंदर से हिला दिया। मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, जिन जिन हिंदुओं ने इस मूवी को देखा होगा उन सबको अंदर से इस मूवी ने सच में हिला दिया है, सोचने पे मजबूर कर दिया है। क्या सच में इतनी बर्बरता किंतुओं के साथ, वो भी कश्मीरी पंडितों के साथ, जो सारी दुनिया में इतने सीधे साधे समझे जाते हैं, जिन्होंने कभी किसी भी तरीके की हिंसा नहीं की है। आज तक वो चुप रहे, 30 सालों तक वो चुप रहे। अगर ऐसी कोई मूवी ना बनती तो शायद वो आज भी बाहर निकल के ना बोलते। देखिए, ऐसा नहीं है कि कश्मीर में हमेशा से हालात ऐसे हैं। मुझे पता है कि हम में से बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि कश्मीर हमेशा से ऐसा ही था। नहीं, ऐसा नहीं है। एक समय ऐसा था जब कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ हिंदू हुआ करते थे, और एक समय ऐसा भी था जब कश्मीर में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे लेकिन हिंसा नहीं होती थी। असल में इस मूवी को देखने के बाद लगभग 2 दिन से मैंने काफी कुछ रिसर्च की है इस टॉपिक पे कि क्या हुआ होगा उनके साथ, कैसे ये हालात पैदा हुए, किसने ये हालात पैदा किए, ऐसा क्या हुआ। तो मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मूवी तो देख ली लेकिन उनको टाइम नहीं मिला कि सारे फैक्ट देख सकें। जो सामने आ गया, वीडियो को देख लिया, तो आज मैं कुछ ऐसे ही मोटे मोटे फैक्ट लेके आप लोगों के सामने आई हूँ, जिनसे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि क्यों ये हिंसा भड़की, क्यों ये हिंसा हुई। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, ऐसा सोच के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पहले आप इस वीडियो में जो फैक्ट मैं बता रही हूँ उनको एक बार देख लीजिए और वीडियो के लास्ट में अपनी समझ से डिसाइड कीजिए कि आखिर क्या सच है और कितना सच है। जो सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ वो है कि कश्मीरी पंडित कौन है। कश्मीरी पंडित पहली शताब्दी के पूर्वार्ध में कश्मीरी क्षेत्र हिंदुओं का गढ़ हुआ करता था। उस समय से ही हिंदू वहाँ पे रह रहे हैं और 13वीं शताब्दी तक कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ हिंदू हुआ करते थे, वहाँ कोई मुस्लिम नहीं था। 13वीं शताब्दी के बाद यानी कि 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच में कश्मीर में इस्लामीकरण शुरू हुआ। असल में मुसलमान वहाँ आए थे रोजगार की खोज में, क्योंकि जैसे जैसे भारत पर मुसलमानों के आक्रमण शुरू हुए, भारत के अलग अलग हिस्सों में मुसलमान फैल गए, तो उन्होंने कुछ मुसलमान वहाँ पे कश्मीर में भी आ गए। वो वहाँ पर आए थे कुछ अपने आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए, क्योंकि उस टाइम कश्मीर में जो हस्तशिल्प था वो पूरे भारत में, मैं कहूँ कि पूरी दुनिया में बहुत फेमस था। तो बस वो उस रोजगार की खोज में वहाँ आकर बस। 14वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में जो राजा हुआ वो मुस्लिम राजा था, यानी कि मुसलमानों की हुकूमत कश्मीर में शुरू हो गई थी 14वीं शताब्दी में, क्योंकि लगभग पूरे ही भारत में मुगलों का उस समय काफी दबदबा हो गया था। मुगलों ने आक्रमण करके भारत के काफी हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया था। 14वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में मुगल राजाओं ने हुकूमत की। उस समय लगभग सारे ही भारत में मुगलों का बोलबाला। इसी दौरान कुछ कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर चले गए। ये पहला इंसिडेंट था जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा, यानी कि सन 1990 से पहले भी एक बार कश्मीरियों को कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा था, और वो 14वीं शताब्दी के आसपास की बात। खैर, कुछ समय बाद कश्मीरी पंडित वापस भी आ गए थे और वहाँ पर फिर से कश्मीरी पंडित रहने भी लगे थे, क्योंकि सारे कश्मीरी पंडित छोड़कर नहीं गए थे। मुस्लिम इन्वेशन के लगभग 150 से 200 सालों के बाद वहाँ पर मेजॉरिटी मुसलमानों की हो गई, यानी अब कश्मीर में हिंदू यानी कि कश्मीरी पंडितों से ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर 14वीं शताब्दी में, जैसा कि मैंने बताया, कि कश्मीरी राजाओं ने शासकों ने शासन करना शुरू कर दिया और कश्मीरी पंडित सिर्फ 4.43% ही कश्मीर में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 500 साल से पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम और हिंदू एक साथ रह रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि कश्मीरियों को कश्मीर एकदम से छोड़ना पड़ा। सन 1339 में शाह मीर कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बना था। जी, उससे पहले कश्मीर पर हिंदू शासकों ने शासन किया था। 1339 में शाह मीर पहला शासक था, मुस्लिम शासक था, जिसने कश्मीर पर शासन किया। इसमें मुगल शासन भी शामिल था, जिसने 1586 से 1751 तक शासन किया था।
उसके बाद दुर्रानी साम्राज्य ने 1747 से 1819 तक कश्मीर पर शासन किया। 1819 के बाद राजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और कश्मीर को हथिया लिया, यानी कि अब कश्मीर सिखों के अंडर था। अब कश्मीर पर मुगल शासकों का कब्जा नहीं था। और कुछ समय बाद ही अंग्रेजों ने सिखों को हरा दिया, जिसमें कि सिख और अंग्रेजों के बीच में युद्ध, जिसमें सिख हार गए और कश्मीर ब्रिटिश शासन के अंदर चला गया। फिर सिखों ने अंग्रेजों के साथ एक संधि की और अब कश्मीर के शासक जो बने वो एक हिंदू बने। उनका नाम था राजा गुलाब सिंह और 1947 तक उन्हीं के वंशजों ने कश्मीर पर शासन किया। अब इसके आगे की हिस्ट्री काफी लोगों को पता होगी कि 1947 के बाद एक घोषणा की गई थी कि जो स्वतंत्र राज्य थे उनको ये चॉइस करने का अधिकार था कि अगर वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, चाहे तो भारत में सम्मिलित हो सकते हैं और अगर चाहें तो वो पाकिस्तान में जाके शामिल हो सकते हैं। तो जो कश्मीर के उस टाइम के राजा थे उन्होंने ये कहा कि हम स्वतंत्र राज्य बन के रहेंगे। लेकिन कुछ समय बाद जब पाकिस्तान की साइड से कश्मीर पर हमले होने लगे और वहाँ के राजा अपनी प्रजा को उन पाकिस्तानी हमलों से नहीं बचा पा रहे थे, तो उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत के जो अग्रणी नेता थे उस समय पे उन्होंने वो राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम आपकी मदद करेंगे लेकिन आपको भारत में शामिल होना पड़ेगा। राजा हरि सिंह ने ये बात तो स्वीकार कर ली कि हम भारत में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तों के साथ ये चीज स्वीकार की कि हमें कुछ हमारे अधिकार चाहिए। राजा हरि सिंह और हमारे देश के नेताओं ने मिलके उनके बीच जो डील हुई थी उसी से निकल के आया आर्टिकल 370, जिसने कश्मीर की आज जो हालत अभी तो हटा दिया है, उससे पहले कश्मीर की जो हालत थी उसी की वजह से। तो ये तो एक मैंने आपको एक मोटा मोटा बता दिया कि कौन राजा कैसे बना, कश्मीर में मुगलों का शासन और दुर्रानी साम्राज्य का शासन कैसे आया। तो चलिए अब इस बात कर लेते हैं कि 1983 से 1990 के बीच में ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर को खाली ही करना पड़ा। देखिए, शेख अब्दुल्ला की मौत के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के सीएम बने। 1983 में फिर से इलेक्शन में फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई और वो फिर से कश्मीर के सीएम बन गए। अब कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला के साथ जो गठबंधन किया था, तो कांग्रेस की सोच उसके पीछे ये थी कि फारूक अब्दुल्ला उनके कहने पे चले, यानी कि सीएम तो वो रहे वहां के कश्मीर के, लेकिन डिसीजन जो लेने की पावर है वो कांग्रेस के हाथ में रहे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा नहीं किया। उनके बारे में एक कहावत बहुत मशहूर है जो काफी टाइम आप लोगों ने भी सुनी होगी। जब वो कश्मीर में रहा करते थे तो कश्मीरियों की बात किया करते थे, जब वो दिल्ली आते थे तो कहते थे कि कश्मीर भारत से अलग कभी नहीं हो सकता, और जब वो पाकिस्तान जाते थे तो वो कहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इसी सब के चलते कांग्रेस फारूक को हटाना चाहती थी। फारूक की ही पार्टी में उनके साले थे गुलाम मोहम्मद शाह, जो कि सीएम बनना चाहते थे, और इस बात का अंदाजा कांग्रेस को बहुत अच्छी तरीके से, और कांग्रेस ने गुलाम मोहम्मद शाह को सीएम बनने के सपने दिखाए। गुलाम मोहम्मद शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएस को तोड़ के एक नई पार्टी बनाई और कांग्रेस के साथ गठबंधन से गुलाम मोहम्मद कश्मीर के सीएम बन गए। लेकिन कांग्रेस ने जो सोच रखा था हुआ बिल्कुल उसके उलट। गुलाम मोहम्मद कांग्रेस के इशारों पे चलना तो दूर, वो मजहबी बातें करने लगे और अलगाववादियों का साथ देने लगे। अब जैसे कि मैंने बताया कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की संख्या बहुत कम थी, उनका प्रतिशत 4.43% के बराबर ही था। तो अब मेजोरिटी जो थी वो थी मुसलमानों की। तो गुलाम मोहम्मद सिर्फ मुस्लिमों को खुश रखना चाहते थे, हिंदुओं की प्रॉब्लम से उनको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनकी वोट बैंक थी मुस्लिम, खास तौर पे मुस्लिम अलगाव। लेकिन अभी भी हालात इतने खराब नहीं हुए थे कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ के ही जाना पड़े। हालात अभी भी ऐसे थे कि कश्मीरी पंडित वहां अभी रहे। बात असल में तब बिगड़ी जब 25 जनवरी 1986 को कांग्रेस ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए हिंदुओं के पूजा पाठ करने के लिए। अब ऐसा करना भी कांग्रेस की मजबूरी थी, क्योंकि कांग्रेस कोई हिंदुओं के बहुत बड़े हितैषी नहीं थे। लेकिन उससे पहले जो शाह बानो वाला केस हुआ था उससे हिंदू बहुत भड़के हुए थे, तो हिंदू वोट बैंक को भी अपनी साइड करने के चक्कर में उन्होंने ऐसा कर दिया था। लेकिन इसका असर सीधे जम्मू कश्मीर पर पड़ा, वहां पर हिंसा बहुत ज्यादा भड़क गई। अलगाववादी लोग जो थे वो उन्होंने हिंसाएं करनी शुरू कर दी और हिंदुओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इसी बीच गुलाम मोहम्मद ने एक अनाउंसमेंट कर दी, वो ये की कि न्यू सचिवालय में
एक पुराना मंदिर था, तो गुलाम मोहम्मद ने अनाउंसमेंट की कि उस मंदिर को तोड़वाकर वहां पर एक भव्य यानी कि बहुत ही बड़ी और सुंदर सी मस्जिद बनवाएंगे। इससे हिंदुओं को बहुत धक्का लगा और हिंदुओं ने वहां पर प्रदर्शन करने शुरू कर दिए और हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि मजबूरी में आके सीएम पद से गुलाम मोहम्मद को हटाना और वहां पे गवर्नर रूल लगा दिया। 14वीं शताब्दी के बाद से कश्मीरी हिंदुओं पर ये दूसरा सबसे बड़ा हमला था। एक 14वीं शताब्दी में कश्मीरी हिंदुओं पर हमला हुआ था जब मुगल शासकों ने मुस्लिम शासकों ने वहां पर आके शासन करना शुरू किया था, और अब ये दूसरी बार था। गवर्नर रूल लगते ही सारे अलगाववादी एक साथ आ गए और अब अलगाववादी भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो पॉलिटिक्स में आए, उनका ही कोई आदमी सीएम बने और वो कश्मीर को अपने तरीके से चलाए। वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर में इंडिया का कोई भी इंटरफेयर। इसी के चलते 1987 को एक पार्टी का निर्माण हुआ, MUF, मुस्लिम यूनियन फेडरेशन। को सीधा सपोर्ट मिलता था पाकिस्तान से, उसकी फंडिंग सीधे पाकिस्तान से होती थी और पाकिस्तान को फंडिंग होती थी अमेरिका से। इस इलेक्शन में MUF भी खड़ी हुई। MUF ने मजहबी बातें करके बहुत बड़ी संख्या में अपना वोट बैंक बना लिया था। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का जो परिणाम आया वो MUF के खिलाफ आया, क्योंकि कांग्रेस की भी मजबूरी थी, वो MUF को जीतने नहीं दे सकती थी क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। अब जो अलगाववादी थे उनको ऐसा लगा कि उनके साथ भेदभाव किया गया है, उनके साथ सही नहीं किया गया है। इसमें ऐसा था भी क्योंकि बाद में ऐसे बहुत सारे सबूत मिले जिनसे ये साबित हुआ था कि MUF के साथ धोखा किया गया था। अब अलगाववादियों ने एक और फैसला किया कि वो अब पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। उन्होंने पॉलिटिक्स में आने से मना कर दिया और अब उन्होंने सोचा कि हम खुद हथियार उठाएंगे। अब सारी पार्टी विरोधी ताकतें एक साथ थी। MUF ने हथियार उठा लिए थे, उसकी फंडिंग पाकिस्तान से हो रही थी, तो पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। जितने भी अलगाववादी थे उन्होंने टारगेट बनाया यंग कश्मीरियों को, उनको मजहबी बातें बता के, उनको भड़का के, उनका इतना अच्छे से ब्रेन वॉश किया कि वो पाकिस्तान जा के उनको ट्रेनिंगें दिलवाई ताकि वो यहाँ आके अच्छे से कब्जा कर सकें, हिंसा फैला सकें। ये सब कुछ उस टाइम पे कश्मीर में तो चली, और यही अलगाववादी थे जो आगे चल के बहुत बड़े बड़े आतंकवादी बने। इनका जो मेन लीडर था सैयद सलाउद्दीन, वो आगे चल के हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बना था। तो ये सब कुछ तो चल रहा था कश्मीर में। अब उसी टाइम पे एक और घटना हो रही थी दुनिया में। उसी टाइम पे दुनिया में एक और घटना चल रही थी। सुपर पावर रशिया को अफगानिस्तान ने हरा दिया था, और ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि अमेरिका ने जिहाद का सहारा लिया, क्योंकि पैसे हथियार का प्रबंध सारा अमेरिका कर रहा था। अब अलगाववादियों ने जो यंग कश्मीरी थे उनके माइंड में एक बात डालनी शुरू कर दी, यंग मुस्लिम जो थे उनके माइंड में एक बात डालनी शुरू कर दी कि जब अफगानिस्तान जैसा छोटा सा देश सुपर पावर रशिया को हरा सकता है तो हम लोग भी कश्मीर को जीत सकते हैं। अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अवाम एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं तो आपको एक सुपर वुपर पावर नहीं है कि कश्मीर के अवाम के साथ मुकाबला करके अपना। और अब कश्मीर में लगभग वो समय आ गया था जब खुले आम एंटी इंडियन फ्लैग्स जो थे, मजहबी फ्लैग जो थे वो कश्मीर में दिखाई देने लगे। नारेबाजी कश्मीर में होने लगी थी और मस्जिदों से जो अनाउंसमेंट थी वो हिंदुओं के खिलाफ वो होने। देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि 100% कश्मीरी मुस्लिम हिंदुओं के खिलाफ थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कश्मीरी भले ही 2-4 रहे हों, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि कश्मीर से कश्मीरी पंडित कहीं और जाए, वहां से उनका पलायन हो। इसके पीछे रीजन था, इसके पीछे रीजन ये था कि उनको ये बात अच्छे से पता थी कि जिस दिन कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर चले गए उसी दिन सेना पूरी तरीके से कश्मीर को सेना को फ्री हैंड दे दिया जाएगा और कश्मीर में जितने भी अलगाववादी हैं उन पर फिर सेना अटैक करना शुरू कर देगी। इसलिए कुछ मुस्लिम नहीं चाहते थे कि कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर जाएं, लेकिन अलगाववादियों का जो माइंडसेट था वो क्लियर था। जो भी इंडिया के फेवर में बोले, जो भी कश्मीरी हिंदुओं के फेवर में बोले, उनको मार दो, भले ही वो मुस्लिम हो। और ऐसा ही अपने एक इंटरव्यू में बिट्टा ने बोला भी है कि उसने सिर्फ हिंदुओं को नहीं, उसने कुछ मुस्लिमों को भी मारा है, ऐसे मुस्लिमों को जो इंडिया के साथ थे, इंडिया के बारे में बात करते थे, कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बात करते थे। अच्छा, आपने कितने लोगों की जानें ली? मुझे याद नहीं कितने लोग, यानी आपने इतने सारे लोग मार डाले कि आपको ये भी नहीं याद कि आपने कितने लोग मार डाले? 10-12 हमारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही लगा दीजिए, 20 ही हमारे। सारे के सारे कश्मीरी पंडित थे कि कोई मुसलमान भी थे उसमें? मुस्लिम थे। कितने मुस्लिम कितने कश्मीरी पंडित थे?
ज़्यादा कश्मीरी पंडित थे? जी। मूवी के एक सीन में आपने ये चीज देखी होगी कि जो कश्मीरी पंडित था उसको मारने के लिए उसके पड़ोसी ही मुखबिरी करते हैं। वो बता देता है कि वो कहाँ छिपा हुआ है और मैं तो टेररिस्ट ही कहूँगी, तो वो जाके उसको मार देते हैं। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उनको लालच था। कुछ तो ब्रेन वॉश की वजह से अलगाववादियों के साथ थे और कुछ मुस्लिम लालच की वजह से भी साथ थे। वो ये चाहते थे कि ये अपना घर जमीन सारा छोड़ के चले जाएंगे और ये सारा हमारा हो जाएगा। इस चक्कर में उन्होंने अपने ही पड़ोसियों की मुखबिरी की, उनको मरवाया, उनके पूरे घर उजाड़ दिए, उनको भागने पे मजबूर किया। अब अलगाववादियों ने चुन चुन के जो हाई पोस्ट पर थे, जो अच्छी पोस्ट पर थे, ऐसे हिंदुओं को, कश्मीरी हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जो कश्मीरी पंडित है, ये जो लोग थे, ये अपने बहुत पढ़े लिखे, बहुत शिक्षित लोग थे। इस वजह से ये बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पर थे, जैसे जज हुए, वकील हुए, डॉक्टर हुए, बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पे थे। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट था अलगाववादियों का, वो यही थे। इन्होंने चुन चुन के जो अच्छी पोस्ट पर थे उनको मारना शुरू। इसके पीछे इनका एक रीजन ये था ताकि कि जो बाकी के हिंदू हैं वो डर जाएं, उनके अंदर दहशत फैल जाए और वो कश्मीर छोड़कर भाग जाए। सितंबर 1989 को टिक्का लाल टपलू को दिन दहाड़े मार दिया गया, जो कि बीजेपी के फेमस लीडर थे। और अक्टूबर 1989 में नीलकांत गंजू को खुलेआम मार दिया गया क्योंकि वो एक रिटायर्ड जज थे और उन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई। हद तो तब हो गई जब 8 दिसंबर को इन्होंने इंडिया के होम मिनिस्टर की बेटी को पकड़ लिया और उसके एवज में इन्होंने 5 आतंकवादियों को छुड़वाया। इस घटना ने अलगाववादियों के जोश को बहुत हाई लेवल पे पहुंचा दिया। उनको ये लगने लगा था कि हमने इंडिया को घुटनों तले ला दिया है, इंडिया को झुका दिया है। और अब अलगाववादी खुलेआम हाथों में AK-47 लेके, चेहरे पे मास्क लगा के खुलेआम रोडों पे घूमते और हिंदुओं को टारगेट बना बना के मारना शुरू कर दिया। मस्जिदों से अनाउंसमेंट शुरू हो गया कि कश्मीरी पंडित कश्मीरी छोड़कर चले जाएं, अपनी औरतों को छोड़ जाएं और खुद छोड़कर कश्मीर को चले जाएं। इस तरीके से अनाउंसमेंट शुरू हो गए कश्मीर में। और इन्होंने, जो कि आप मूवी जब देखेंगे, अगर आपने देखी होगी तो आपने सुना भी है, इनका एक नारा था रैलेट सेलेब गैलेब। और बाकी की जो मैं बता रही हूँ कि मूवी के 10-15 मिनट में मतलब हिला दिया, अंदर से सोचने पे मजबूर कर दिया। तो वो एक मैं कहूँगी कि कुछ परसेंट, 1% से भी कम मैं कहूँगी, क्योंकि उसको भी उन्होंने पूरी तरीके से नहीं दिखाया कि एक महिला के साथ उन्होंने क्या किया। शरेआम उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके साथ रेप किया। और हद तो तब हो गई जब एक जिंदा इंसान को उन्होंने मशीन से 2 टुकड़ों में काट दिया। उसका कसूर कुछ भी नहीं था, कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक हिंदू कश्मीरी पंडित थी। इस तरीके की ना जाने कितनी सारी घटनाएं उन्होंने उस टाइम पे की होंगी। कितने सारे कश्मीरी हैं जो अभी इंटरव्यू दे रहे कि अपनी दास्तान सुना रहे हैं कि उनके रिश्तेदारों के साथ ये हुआ, उनके भाई के साथ ये हुआ। कोई कह रहा है कि मेरे पति को इस तरीके से मार दिया गया आंखों के सामने। तो ये सारी चीज़ें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तो अब कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं और आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि कितनी ज़्यादा बर्बरता कश्मीरी पंडितों के साथ इन्होंने की। और फिर ये खुद कहते हैं कि हम तो मासूम हैं, हमें टारगेट क्यों बनाया जाता है। हमारा देश, हमारे देश में आके रहे, हमारे हिंदुओं ने इनको पनाह दी और आज ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू ही ना रहे, सिर्फ मुस्लिम रहे। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि ये हिंदुस्तान नहीं है, भारत है। भारत जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, चाहे कोई रहे या न रहे। भारत कभी नहीं मिट सकता, भारत हमेशा रहेगा। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और मैंने की। तो आप लोगों को अगर मन में कोई क्वेश्चन हो या फिर आप लोगों को कुछ बताना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आगे भी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे और लोगों को पता चले कि किस तरीके के इंसिडेंट हुए थे उस टाइम पे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।